अब अपना मेन टॉपिक आ जाता है कि मसल्स के बारे में पढ़ना। मसल से लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मायो। क्या यूज किया जाता है? मायो। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्टडी ऑफ मसल इज नोन एज मायोलॉजी। ठीक है, ये जो मसल्स होती हैं इनका जो ओरिजिन होता है वो हमारी कौन सी वाली जर्म लेयर से होता है? एक्टोमीजो एंडो। इनका जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है? मेजोडर्म से। लेकिन कुछ क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, आइरिस होता है ना, कहाँ पे होता है आइरिस? आंखों में होता है, तो आइरिस की मसल। और एक और आपने सुना होगा सिलियरी बॉडी मसल। सिलियरी बॉडी कहाँ पे होती है? किसी को आइडिया? आइरिस कहाँ पे होती है? आंखों में। सिलियरी बॉडी भी कहाँ पे होती है? आंखों में होती है। ये दोनों किस टाइप के ओरिजिन होते हैं? एक्टोडर्मल। बाकी की सारी मसल किस ओरिजिन की होती है? मेजोडर्मल होती है। ठीक है, टोटल मसल्स जो होती है 639 मसल्स होती है। कुछ एक प्रॉपर्टी जैसे कि अभी अपन ने डिस्कस किया था, एक तो क्या होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। अच्छा, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्शन, इसको अपन क्या बोल देंगे? एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ये चार प्रॉपर्टी होती है किसकी? मसल की। पर अगर हमें क्या करना है, लोकोमोशन करना है, तो कौन से तीन चीजों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? अभी बताया था मैंने, मस्कुलर सिस्टम का, न्यूरल सिस्टम का और स्केलेटल सिस्टम का। तभी जाकर के इन प्रॉपर तीनों का कोऑर्डिनेशन होगा, तभी क्या हो पाएगी, परफेक्ट लोकोमोशन हो पाता है। फॉर लोकोमोशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन कौन सा सिस्टम? मस्कुलर सिस्टम, न्यूरल सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम होना चाहिए, तभी हो पाएगी क्या, लोकोमोशन। अब जो मसल्स होती है वो तीन टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की। कौन सी? फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल। ठीक है, सेकंड वन इज स्मूथ मसल एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल। यही तीन होती है। जो 639 होती है उनमें से 400 तो ये वाली हो जाती है, बाकी की जो 239 है वो कौन सी होती है? स्मूथ मसल और कार्डियक मसल होती है। इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, वो उनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कि जो स्केलेटल मसल होती है, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसमें बैंड या फिर स्ट्रिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसमें मिलती है, इसलिए इनको बोला जाता है स्ट्रिप्ड मसल। क्या वो स्मूथ मसल में मिलती है क्या? अगर उसमें मिलती तो इसका नाम स्मूथ होता ही नहीं ना। इसमें मिलती है क्या?
जिसमें स्ट्रिप मिलती है उसको स्ट्रिएटेड भी बोल देते हैं, स्ट्रिएशंस मिलेंगे, है ना, धारियां मिलती हैं। उसमें मिलेगी क्या स्मूथ में, कार्डियक में मिलेगी। अब बात करते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, मतलब हमारे कंट्रोल में होती है या नहीं होती, मतलब कि वॉलंटरी या फिर इनवॉलंटरी। तो जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वॉलंटरी होती है कि इनवॉलंटरी होती है, वॉलंटरी होती है। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती है, और ये तो आप जानते ही हो इनवॉलंटरी होती है। अच्छा, ये जो मसल्स होती हैं सेल ही तो होती है ना, अरे मसल को मैं सेल बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता हूँ। सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, होगा, तो किसी में एक मिल सकता है, किसी में एक से ज्यादा मिल सकता है, तो किसी में एक मिलेगा, किसी में एक से ज्यादा। तो अगर अपन बात करते हैं जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं, इसको बोल दिया जाता है ये कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और अगर आपने कभी सुना हो मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं सिंसाइशियल, क्या बोला जाता है, सिंसाइशियल बोला जाता है। स्मूथ मसल में एक सिंगल न्यूक्लियस मिलता है, तो ये कैसा होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो कार्डियक मसल होता है उसमें भी कैसा होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। कभी आपने अगर पढ़ने का मौका मिला हो तो एक डिस्क होती है इंटरकैलेटेड डिस्क, तो किधर मिलेगी तीनों में से, इंटरकैलेटेड जो डिस्क होती है वो केवल और केवल पाई जाती है कहां पे, कार्डियक मसल में। तो इधर भी एब्सेंट, इधर भी एब्सेंट, और इधर कैसी होती है, प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो मसल्स होती है इनका शेप कैसा होता है। तो जो स्केलेटल मसल होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ये वाली जो स्मूथ मसल होती है वो स्पिंडल शेप की होती है, ये वाली सिलेंड्रिकल होती है। अब बात करते हैं अपन कि कौन सी वाली मसल थक जाती है जल्दी, कौन सी वाली जो कभी भी नहीं थकेगी, कार्डियक मसल। तो यहाँ पे तो अपन लिख देते हैं नेवर फटेग। कौन सी वाली जल्दी थक जाएगी, सून फटेग। और ये थकती है कि नहीं थकती, नहीं थकेगी, क्या, नो फटेग। थकती है लेकिन बहुत टाइम के बाद में, वो कभी भी नहीं थकेगी, क्योंकि वो थक गई तो तुम थक जाओगे कि अब तो जीना ही क्या करेंगे, है ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स में। इस स्मूथ मसल्स का एक दूसरा नाम होता है विसरल मसल्स ना। समझ गए क्या बात को, अरे समझे कि नहीं समझे। ये होती हैं थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स। हमें इन तीनों में से इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, ओनली स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ना है। स्केलेटल मसल्स, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मसल बनती कैसे है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये मैंने एक डॉट बनाया है ना, क्या बनाया है, डॉट बनाया है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये क्या है, एक सिंगल मसल फाइबर, क्या है, मसल फाइबर है, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं मसल सेल। क्या बोल दिया है, मसल फाइबर या फिर मसल सेल। अब मेरे को इसकी क्या बनानी है, कवरिंग बनानी है। तो क्या बना दिया मैंने, कवरिंग बना दी है। कवरिंग ऑफ मसल फाइबर को क्या बोला जाता है, एंडोमाइसियम।
कवरिंग ऑफ मसल फाइबर या फिर कवरिंग ऑफ मसल सेल इज नोन एज एंडोमाइसियम। क्या एक ही मसल फाइबर मिलेंगे कि बहुत सारे मिलते हैं? बहुत सारे मिलते हैं, उसकी भी कवरिंग होगी। ठीक है, अब मैंने इन दोनों मसल फाइबर को या फिर बहुत सारे मसल फाइबर को क्या कर दिया है, एक बंडल की फॉर्म में बना दिया है। इसको क्या बोल दिया जाता है? मसल बंडल। जब बहुत सारे मसल फाइबर मिल जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? मसल बंडल का, और इसी को बोल दिया जाता है फेसिकल। क्या बोल देते हैं इसको? फेसिकल बोल देते हैं। अब बहुत सारे मसल बंडल मिल करके, देखो एक तो ये मसल बंडल हो गया है, ये क्या है? मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर की कवरिंग है, इसको एंडोमाइसियम बोल दिया है। ये भी क्या है? मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर की कवरिंग है जिसको एंडोमाइसियम बोल दिया है। और ये क्या बना दिया है? कि मसल फाइबर बना दिया है। अब देखो जो मसल फाइबर है, मतलब जो मसल जो बंडल है, इसकी भी तो एक कवरिंग है, इसकी कवरिंग को बोला जाता है पेरीमाइसियम। अब एक मसल बंडल ये है, एक मसल बंडल ये है। अब ये दोनों मसल बंडल मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? एक मसल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और मसल की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोल दिया जाता है? एपिमाइसियम। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको बोल दिया जाता है फेसिया। क्या बोल दिया जाता है? फेसिया। पर ये जो फेसिया होता है वो मिलकर बना होता है वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। आपने दो फाइबर के नाम सुने होंगे, एक होता है कोलेजन फाइबर, एक होता है इलास्टिन फाइबर। मैंने यहाँ पे लिखा है वाइट फाइबरस, तो कौन से वाले के लिए बात करी है मैंने यहाँ पे? कोलेजन है, इलास्टिन? जो व्हाइट कलर के होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और जो येलो कलर के होते हैं वो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। तो अगर मैंने व्हाइट फाइबरस लिख दिया तो वो किसके लिए बात हो रही है यहाँ पे? कोलेजन फाइबर की। इधर देखिए सभी लोग, वापस से मैं समझाता हूँ। सबसे जो स्मॉल होती है वो उसको बोला जाता है क्या? मसल फाइबर। क्या बोला जाता है? किसी भी मसल की जो एनाटॉमिकल यूनिट होती है उसको मसल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल इज नोन एज मसल फाइबर या फिर मसल सेल। अब मसल सेल की जो कवरिंग होती है उसको अपन ने क्या बोल दिया है? एंडोमाइसियम। क्या बोल दिया है? एंडोमाइसियम। बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर के एक बंडल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इस बंडल को बोल दिया जाता है मसल बंडल या फिर फेसिकल्स। इस मसल बंडल की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोल देंगे अपन? पेरीमाइसियम बोल देंगे। बहुत सारे मसल बंडल मिलकर के मसल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और मसल की जो कवरिंग होती है उसको एपिमाइसियम बोल दिया जाता है, फेसिया बोल दिया जाता है, विच इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस का मतलब होता है कौन से फाइबर्स होते हैं? कोलेजन फाइबर्स होते हैं। अच्छा ये बताइए, जो मसल होती है वो कौन से वाले ओरिजिन से मिलकर बनी होती है? मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल? मेसोडर्मल। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका भी ओरिजिन कैसा होता है? मेसोडर्मल ही होता है। इसलिए वो कौन सा हो जाता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। समझ गए क्या बात को? इसको अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? मसल फाइबर या फिर मसल सेल। मसल सेल मिलकर के क्या बना देती है? मसल बंडल। इसी को बोल दिया जाता है फेसिकल या फिर फेसिकुलाई भी बोल देते हैं। और बहुत सारे मसल बंडल मिलकर के क्या बना देते हैं? मसल बना लेते हैं। यही होता है। इनके अपन सेपरेटली कवरिंग भी लिख देते हैं। जो मसल फाइबर है इसकी कवरिंग का नाम क्या होता है? एंडोमाइसियम। जो मसल बंडल है उसकी कवरिंग का नाम क्या होता है? पेरीमाइसियम। और जो मसल है उसकी कवरिंग का नाम क्या होता है? एपिमाइसियम। और इसी को एनसीईआरटी ने क्या बोला है? फेसिया। तो हमने भी बोल दिया है। यहां तक किसी को कोई डाउट? एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल इज मसल फाइबर। अब देखते हैं अपन को पढ़ना किसके बारे में? इस मसल फाइबर के अंदर क्या होता है, क्योंकि वहां पे तो अपन ने ऐसे ही उसको डॉट बना दिया था। अब देखो इस मसल फाइबर के अंदर भी पाए जाते हैं क्या?
मायोफाइब्रिल्स, या फिर इन्हीं को बोल दिया जाता है मायोफिलामेंट्स। क्या बोल दिया जाता है? मायोफिलामेंट। तो अब अपन ऐसे बता सकते हैं कि एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स मिलकर के मसल फाइबर बना लेते हैं, मसल फाइबर मिलकर के मसल बंडल बना लेते हैं, मसल बंडल मिलकर के मसल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और मसल ही कौन सी होती है? स्केलेटल मसल होती है। कौन सी मसल होती है? स्केलेटल। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? मसल फाइबर के बारे में पढ़ना है। अच्छा, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल इज नोन एज मसल फाइबर। ठीक है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल, लिख सकता हूं मैं, या फिर फाइबर, और इसको ही क्या बोला जाता है? एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। एनाटॉमिकल यूनिट का मतलब समझ में आता है आपको? मसल की एनाटॉमी को बनाने वाले, है ना। मसल का काम वैसे कॉन्ट्रैक्शन का होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट अलग होगी। ये किसकी यूनिट है? एनाटॉमी को बनाने वाले का है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो स्केलेटल मसल्स होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है ना। तो सबसे पहले अपन को सिलेंड्रिकल फॉर्म में स्केलेटल मसल बनानी है। बातें नहीं करनी है। ये हमने बना दी है एक मसल फाइबर या फिर एक मसल सेल। इस मसल सेल, जैसे कि मैंने बताया था कि मसल फाइबर किससे मिलकर बने होते हैं? मायोफाइब्रिल्स से। तो इनके बीच में अपन को क्या बना देने हैं? मायोफाइब्रिल्स। अच्छा, एक मसल फाइबर को बनाने के लिए एक ही मायोफाइब्रिल चाहिए या फिर बहुत सारे? बहुत सारे चाहिए। ये अपन ने बना दिया यहाँ पे क्या? मायोफाइब्रिल्स, या फिर इन्हीं को बोल दिया जाता है मायोफिलामेंट्स। क्लियर है इतनी बात? और ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं वो एक मसल फाइबर में कैसे अरेंज रहते हैं? पैरेलली अरेंज रहते हैं। और इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? बैंड्स पाए जाते हैं। कुछ कुछ जगह पे आपको डार्क दिखाई देगा, कुछ कुछ जगह पे आपको लाइट दिखाई देगा। जहां पर लाइट दिखाई दे रहा है उस वाले जो बैंड होता है उसको बोल दिया जाता है क्या? लाइट बैंड। और जहां पे डार्क होता है उसको क्या बोल दिया जाता है? डार्क बैंड बोल दिया जाता है। और इसी वजह से अपन ने स्केलेटल मसल को क्या बोला था? इसमें क्या पाई जाती हैं? बैंड्स पाए जाते हैं, स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है स्ट्रिप्ड मसल या फिर स्ट्रिएटेड मसल्स बोला था। ठीक है, अब देखो ये एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलना चाहिए क्या? मिलता है। लेकिन जो अपन बात कर रहे हैं वो कौन सी वाली मसल की बात करते हैं? स्केलेटल मसल की। और स्केलेटल मसल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे। न्यूक्लियस कितने मिलेंगे इसमें? बहुत सारे मिलते हैं। अच्छा, अंदर का। और जब बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं तो इस कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है? सिंसाइसियम। ये क्या होगा इसका? न्यूक्लियस। अब सेल है तो उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म भी तो मिलेगा। क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। लेकिन ये जो सेल है वो इसका नाम क्या है? मसल। और मसल के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? एक तो मायो, एक मैं दूसरा बता देता हूं, सार्को। क्या बोलेंगे? सार्को। तो नॉर्मली जो सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म को अपन क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म। लेकिन ये मसल का साइटोप्लाज्म तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। आप ये भी नोटिस करते हो जाना कि मैं इन चीजों को बना कहां पे रहा हूं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहां पे पाया जाता है? पूरे में फैला हुआ रहता है। लेकिन मसल का जो साइटोप्लाज्म वो कहां पे पाया जाता है? इसकी पेरीफेरी पे पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, मसल जो फाइबर है उसकी अपनी कवरिंग को क्या बोला था?
क्या बोला था? एंडोमाइसियम। जब कोई भी सेल होती है और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही बोला जाता है। ये जो सेल है वो कौन सी सेल है? मसल सेल है। तो मसल के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? सार्को। तो इसकी मेम्ब्रेन के लिए क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। जैसे आप प्लाज्मा लेमा बोल देते हो तो यहाँ पे क्या बोल देंगे? सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा के ही जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? इसकी कवरिंग होती है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, और सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का। वैसे ही यहाँ पे जो कवरिंग है, मसल सेल की जो कवरिंग है, इसका नाम क्या होता है? एंडोमाइसियम। इसका काम क्या है? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का। तो ये सार्कोलेमा के ऊपर पाई जाती है। ठीक है भाई, ये जो अपन ने बनाया है यहाँ पे, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। ये क्या बना दिए मैंने? बहुत सारे न्यूक्लियस बना दिए हैं। इसको बोला जाता है मायोफिलामेंट। और इस मायोफिलामेंट में ही क्या पाए जाते हैं? कुछ कुछ जगह पे आपको डार्क बैंड दिखाई देते हैं, कुछ कुछ जगह पे आपको लाइट बैंड दिखाई देते हैं, और इन्हीं बैंड की प्रेजेंस की वजह से इस स्केलेटल मसल को बोला जाता है स्ट्रिएटेड मसल। क्या बोला जाता है? स्ट्रिएटेड मसल बोला जाता है। बोल दिया है क्या? अब हमें बात करनी है किसकी? मायोफिलामेंट की। किसकी? मायोफिलामेंट की। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि ये जो मायोफिलामेंट में जो बैंड बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। और इसमें दो तरह के फिलामेंट होते हैं, एक होता है थिन फिलामेंट और एक होता है थिक फिलामेंट। तो सबसे जो मिडिल में पाया जाता है उसको बोला जाता है थिक फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट होता है उसकी वजह से कौन से वाले बैंड का फॉर्मेशन होता है? ए बैंड। कौन से बैंड बनते हैं? ए बैंड बनते हैं। ए बैंड का फुल फॉर्म एनाइसोट्रोपिक बैंड होता है। और जो थिन फिलामेंट होते हैं उसकी वजह से जो बैंड का फॉर्मेशन होता है उनको क्या बोला जाता है? आई बैंड बोला जाता है। आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक। कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उसको बोला जाता है मायोसिन प्रोटीन। ये वाले कौन से हो जाते हैं? थिक फिलामेंट हो जाते हैं। और ये वाले जो फिलामेंट होते हैं इनको थिन फिलामेंट बोल दिया जाता है। और ये जो बैंड है वो कौन सा वाला बनाते हैं? आई बैंड बनाते हैं। हम किसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अभी? मायोफाइब्रिल्स की या फिर मायोफिलामेंट की। सभी लोग इधर ध्यान देंगे। तो देखो जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो किससे बना हुआ है? थिक फिलामेंट से। और इस ग्रीन कलर वाले को बोला जाता है क्या? ए बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए बैंड बोला जाता है। कौन से वाले को बोला है हमने? ग्रीन वाले को बोला है, जिसमें क्या है? थिक फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं? थिक फिलामेंट। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। मैंने ग्रीन वाले एरिया को बोला है ए बैंड, जिसमें कौन से वाले फिलामेंट होते हैं? थिक फिलामेंट होते हैं। और ये वाला जो होता है इसको बोला जाता है आई बैंड।
और इधर भी तो आई बैंड है। ये जो आई बैंड होते हैं वो आपस में अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ जेड लाइन। कौन सी लाइन? जेड लाइन। किसके हेल्प से जुड़े हुए रहते हैं? जेड लाइन। ये होते कौन से हैं? थिन फिलामेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जो थिन फिलामेंट होते हैं वो आपस में किसके हेल्प से अटैच रहते हैं? जेड लाइन की हेल्प से रहते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दो प्रोटीन के नाम बता देता हूं, उनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि जो थिन फिलामेंट होता है इसको बनाने वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन प्रोटीन होती है। और सॉरी, अच्छा ये थिक आ जाएगा। और जो थिक फिलामेंट होता है इसको बनाने वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी वाली होती है? मायोसिन प्रोटीन होती है। ये क्या होती है, कैसे काम करती है, आगे पढ़ेंगे। ये है ए बैंड, ये है आई बैंड और ये है आई बैंड। ए बैंड का फुल फॉर्म होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड और ए बैंड आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रोपिक। एन ए बैंड को एनाइसोट्रोपिक बैंड क्यों बोला जाता है? ये तो सोचा ही नहीं, सोचो। और आई बैंड को आई बैंड क्यों बोला जाता है? सोचते रहो और समझते रहो। ये जो ए बैंड होता है, कौन सा बैंड होता है? ए बैंड होता है। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो मैंने आई बैंड बनाया है और जहां पे मैंने जो जेड लाइन बनाई है वो मैंने पूरे आई बैंड को नहीं किया है कवर उसमें। देखो जेड लाइन के उधर भी थोड़ा थोड़ा सा पार्ट रहता है, मतलब कि जो आई बैंड है उधर भी अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है जो ए बैंड होता है इसके बीच में से भी एक लाइन निकलती है। मैंने क्या बोला है? ए बैंड के बीच में से या फिर ए बैंड के मिडिल में से एक लाइन निकलती है। इस लाइन को क्या बोल दिया जाता है? एम लाइन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? तो अब मेरे यहाँ पे आपसे चार क्वेश्चन है कि ए बैंड को ए बैंड क्यों बोला जाता है, आई बैंड को आई बैंड क्यों बोला जाता है, इस जेड लाइन का मतलब क्या है और उस एम लाइन का मतलब क्या है? कि सर पता ही होता तो इधर क्यों आते? हाँ कुछ तो बोला, वापस से बोल। सही बोला था एकदम, वापस से बोल दे एक बार। ए बैंड होता ना तो ये जो आई बैंड को पहले तो खींचते हैं अंदर की तरफ, जेड लाइन होता है उनको मतलब उसको रोकने का काम करती है। मेरा क्वेश्चन क्या था? ये बोला कि इसका मतलब क्या है? हाँ मतलब बताना, तूने क्या बता दिया? फंक्शन। जेड लाइन का मतलब क्या है? जेड लाइन का काम है। हाँ जेड लाइन का तूने काम बता दिया, बिल्कुल 100% करेक्ट है। मैं पूछा था इनका मतलब क्या होता है कि जेड को जेड क्यों बोला जाता है, एम को एम क्यों बोला जाता है। तूने जो बताया वो 100% करेक्ट है कि जो जेड लाइन होती है, ये जो थिन फिलामेंट होते हैं इनको आपस में स्ट्रांगली अटैच करके रखती है ताकि कॉन्ट्रेक्शन अच्छे से हो पाए। देखो इधर जो ए बैंड होता है इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, एन आइसोट्रोपिक होता है। एन आइसोट्रोपिक मतलब कि आइसोट्रोपिक का मतलब कि जो सब कुछ एक जैसा हो। जब आप ए बैंड में देखोगे तो यहाँ पे क्या आपको केवल और केवल थिक फिलामेंट नजर आ रहे हैं कि थिन फिलामेंट भी नजर आ रहा है? क्या दोनों नजर आ रहे हैं? दोनों नजर आ रहे हैं ना, इसलिए उसको क्या बोल दिया जाता है? एन आइसोट्रोपिक बोल दिया जाता है। बिकॉज ऑफ जो ए बैंड होता है वो थिन फिलामेंट से भी मिलकर बना होता है और थिक फिलामेंट से भी मिलकर बना होता है। अब अगर आप देखोगे आई बैंड को, क्या आई बैंड में आपको थिन फिलामेंट के अलावा और कोई से फिलामेंट नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे होंगे।
क्योंकि वो कैसे हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं, और जब एक जैसा हो जाता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, आइसो। तो ये कैसा होता है, आइसोट्रोपिक बेंड होता है, इसमें दोनों आ जाते हैं थिक और थिन, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, एनआईसो बोल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जेड लाइन। जेड लाइन आपने देखा होगा कि जो आई बैंड है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। जो जेड लाइन है वो आई बैंड को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। जेड लाइन से इधर वाला हिस्सा हाफ आई बैंड होता है, जेड लाइन से उधर वाला हिस्सा हाफ आई बैंड होता है। तो जेड का मतलब होता है जिस्टिन, और जिस्टिन का मतलब होता है इन बिटवीन। तो ये आई बैंड को बिटवीन से मतलब हाफ पार्ट से आधा बाइसेक्ट कर देती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जेड लाइन बोला जाता है। वैसे ही जो एम लाइन होता है उसमें एम का मतलब होता है मिटल, क्या होता है, मिटल। और मिटल जो लैटिन वर्ड होता है इसका हिंदी में मतलब, हिंदी में क्या, इंग्लिश में मतलब क्या होता है, मिडिल। तो जो ये देखो कहाँ पे पाई जाती है, मिडिल में पाई जाती है, किसके, ए बैंड के, इसलिए उसका नाम क्या हो गया है, एम लाइन हो गया है। जो एम लाइन होती है वो थिन है कि थिक है, थिन होती है और फाइब्रस होती है। कैसी होती है, थिन होती है और फाइब्रस होती है। और जो जेड लाइन होती है वो थिन होती है और इलास्टिक होती है, थिन होती है और इलास्टिक होती है। अब अगर इसके अंदर इलास्टिसिटी है तो अगर मैं इसको एक्साइटेड करवाऊंगा तो ये एक्साइटेड हो सकता है क्या, हो जाएगा। इसमें जब मैं कॉन्ट्रैक्शन करवाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है क्या, हो सकता है। ये पूरी एक यूनिट जो बन जाती है इसको बोल दिया जाता है सार्कोमियर, क्या बोल दिया जाता है, सार्कोमियर। अब आपसे पूछा जाता है कि सार्कोमियर को बनाने के लिए हमें कौन से बैंड इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बताइए कौन से बैंड। एक तो आई बैंड है और एक ये बैंड है, लेकिन जो मैंने बोला है कि एक आई बैंड है वो हाफ हाफ वाला होता है। देखो इधर का हाफ बैंड, क्योंकि इसको जेड लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर दी, तो हाफ पार्ट इधर वाले का आ जाता है और हाफ पार्ट इधर वाले का हो जाता है। ए में कोई अपने बाइसेक्शन लगाया है क्या, वो तो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो एक तो क्या हो गया, ए बैंड हो गया है, प्लस हाफ आई बैंड, प्लस हाफ आई बैंड। अब इसको हाफ आपको है ना एक मत कर देना ना, हाफ और हाफ तो सर एक हो गया है। इसको क्या बोल दिया जाता है, पूरी यूनिट को सार्कोमियर बोल दिया जाता है। और हम सार्कोमियर को ही क्या बोल देते हैं, क्या बोल देंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, क्या बोल देंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। ये किसकी स्ट्रक्चर है, मायोफिलामेंट, और इसी को बोल दिया जाता है मायोफाइब्रिल्स। जैसा मैंने डायग्राम बनाया है उसका कुछ लॉजिक होता है, वो ऐसा इसलिए बनाया है। जैसे आपको यहाँ पे ये गोल 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 नजर आ रही होंगी तो वो गोल 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 होती है, इसलिए मैंने बना दी है। यहाँ पे कुछ ये हेड पे पार्ट में मैंने बना दिया है, तो इसका हेड जो होता है वो भी कैसा होता है, ग्लोबुलर होता है। इसलिए जब अपन एक्टिन और मायोसिन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे जो फिलामेंट है कौन सा वाला है, थिक फिलामेंट है। अब इसको देखिए और कुछ सवालों के जवाब दीजिए, सब इसमें से बताना है आपको कि ए बैंड को बनाने में पहले सोचना है कि क्वेश्चन क्या है ना। अपन का जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए, सही आंसर देना, ना कि जल्दी आंसर देना। कि ए बैंड को बनाने में कौन से बैंड का, सॉरी फिलामेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, थिक और थिन। आई बैंड कौन से वाले फिलामेंट से मिलकर बना होता है, आई बैंड कौन से वाले फिलामेंट से मिलकर बना होता है, थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट को बनाने वाली प्रोटीन, ठीक है। ए बैंड में कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व रहती है, एक्टिन और मायोसिन। थिक फिलामेंट कौन से वाली प्रोटीन बनाता है, सार्कोमियर में कौन सा वाला बैंड कंप्लीट रहता है, ठीक है। करिए ना, हो गया सर, नहीं
इसमें एक वो ऑर्गेनल भी बना लो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें कौन से आयन स्टोर रहते हैं? कैल्शियम+2। ये जो देखो होता क्या है, ये वाला फिलामेंट कौन सा है? थिन फिलामेंट है। ये वाला भी कौन सा है? थिन फिलामेंट। तो देखो नॉर्मली तो क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में अगर अपन बात करते हैं कि जो थिन फिलामेंट के जो एजेस होते हैं वो थिक फिलामेंट के जो फ्री हैंड होते हैं उनको क्या करके रखते हैं? ओवरलैप करके रखते हैं। लेकिन कुछ पार्ट, सेंटर पार्ट किसका? ए बैंड का, वो नॉन ओवरलैपिंग जोन होता है, उसको क्या बोल दिया जाता है? एच जोन बोल दिया जाता है। सिंपल इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए बैंड में या फिर ए बैंड का सेंट्रल पार्ट विच इज नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट इज नोन एज एच जोन। एच का मतलब कहां से आता है? हेंसन्स। और ये वाला जिसने ओवरलैप कर रखा है इसको बोल दिया जाता है ओजोन। ठीक है, ए बैंड का वो वाला पार्ट जो कि थिन फिलामेंट से ओवरलैप होता है उसको ओजोन बोल दिया जाता है, जो ओवरलैप नहीं होता है उसको एच जोन बोल दिया जाता है।